देखिए दोस्तों, आज के मार्केट का हाल तो आप लोगों ने देखा होगा, उस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत तो बनती नहीं है। 6-6.5 हजार से ज्यादा आपके एफआईआई ने सेल किया है, ब्रूटली सेल हुआ है, और डीआईआई ने 5,500 करोड़ के आसपास का बाई करा है। ठीक है ना। तो ये आज के मार्केट का सिनेरियो है। अब आप देख लीजिए कि एफआईआई ने 5,000 का आंकड़ा जो 2,000 3,000 या 1,500 के आसपास रहता था, उसको बढ़ा दिया है, 6,500 करोड़ का आज गया है। वहीं अगर डीआईआई ने नहीं खरीदा होता तो मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाता। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डीआईआई के जैसे बोलते हैं ना, डीआईआई को अगर हमने मजबूत कर रखा है, और ये मजबूती पहले नहीं थी, ये 90 के बाद में डीआईआई को मजबूत करना शुरू किया गया है। अब आप बताइए, 30-35 साल का ये कम से कम हर्षद मेहता वाले कांड के बाद में तब जाकर के एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जो कि धीरे धीरे डेवलप हुआ है। इसमें आपका खाली म्यूचुअल फंड ही नहीं है, इसमें आपके इंश्योरेंस सेक्टर भी है, इसमें आपके म्यूचुअल फंड भी है, इसमें आपके बैंकिंग भी है। तो ये सारे के सारे जो है ना, जब ऐसा समय आता है तो उस समय डीआईआई बायस्ड बन जाते हैं। ठीक है। तो अभी इस पर चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा कर लेते हैं हम सब्जेक्ट के ऊपर। आज का जो सब्जेक्ट है कि आखिर में बाउंस बैक कब करेगी, आपके भी मन में सवाल हो रहा होगा। तो उस बाउंस बैक के बाद में करंट सिनेरियो में देख लेते हैं और इसका डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि कुछ चीजें ऐसी पेचीदगी होती है जो कि आप काफी स्टडी के बाद में तब आपको मिलती हैं। वो आपको एक तो स्टडी करना पड़ता है, दूसरा आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना। सामान्य जानकारियां तो हर कोई दे देता है, और ये पकड़ हमारी होनी चाहिए। अगर हम इन्वेस्टर हैं तो हमारी पकड़ होनी चाहिए। और मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बता दूं, ये जो सारी चीजें चलती है ना, ये 5 साल 10 साल के बाद में आपको एक रंच मात्र भी याद नहीं होगा। और बाकी तो छोड़ दो, साल भर के बाद में भी अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा ना, चलो ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो मैटर है वो क्रूड ऑयल का। जियो बाइडेन साहब ने भी, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, आप जानते हो, उनका भी स्टेटमेंट इस पर आया है। दूसरी चीज मैं आपको एक गुड़ बात बता दूं कि अमेरिका और कनाडा ऐसी कंट्रीज हैं जो कि अपने रिजर्व को कभी खर्च ही नहीं करते। किसका? क्रूड ऑयल का। जबकि उनके पास इतना रिजर्व है कि उनको किसी से बाई करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है। अब आप मानोगे नहीं, आपको अगर मान लिया जो नए इन्वेस्टर है उनको पता नहीं होगा, जो पुराने हैं वो अगर देख रहे होंगे तो उनको पता है। 2020 में एक समय ऐसा आया था, क्रूड ऑयल का प्राइस माइनस में बैरल में चला गया था। कैन यू इमेजिन इट। सबने हाथ खड़े कर दिए थे कि मेरे पास स्टोरेज के लिए कैपेसिटी नहीं है। और दूसरी एक बात इस पर मैं और बता दूं कि अभी आज का ही जो ये है न्यूज है, ये चीजें एक्चुअली आपको पता भी होना चाहिए। इंडिया ने करीब मान करके चलिए 2700 अरब के आसपास का इनका बचत हुआ है। किस चीज में बचत हुआ है? क्रूड ऑयल के पैसे में बचत हुआ है। क्यों बचत हुआ है? ये कि जो रसिया से इन्होंने स्मार्टली बाई किया है ना, उसकी वजह से ये बचत हुई है। ठीक है। अब क्रूड ऑयल का प्राइस अगर ऊपर जाता है तो इंडिया के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा पड़ेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। कई बार ऐसी बातें उठती भी हैं कि आखिर में सरकार जब सस्ते में बाई कर रही तो डीजल और पेट्रोल का दाम सस्ता क्यों नहीं कर रही। तो इसके कई सारे इश्यूज हैं और पॉलिटिकल डिबेट को हमने नहीं करना है। और उसमें कई सारे पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं, कई सारे नेगेटिव बेनिफिट्स भी हैं। ठीक है ना। पॉजिटिव बेनिफिट्स उसमें ज्यादा है, क्योंकि जब ऐसा कोई सीन आ जाएगा ना, उस समय वही रिजर्व आपका काम आएगा। तो गवर्नमेंट भी काफी सोच समझ करके चलती है। हमेशा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का काम नहीं होता है। ठीक है ना। अभी हम लोग उम्र के ऐसे पड़ाव पर पहुंच गए कि हमें गवर्नमेंट के नजरिए से भी सोचना पड़ेगा, तब हम जाकर के अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर रहे हैं अच्छी तरीके से। ठीक है ना। राइट्स के बारे में तो हर कोई बात करता है, बट मैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में मैक्सिमम टाइम पर देखिएगा, कभी कभार एक आध महीने में जरूर बात करता हूं। आप लोगों को याद दिलाता हूं कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पता होना चाहिए। और वो फंडामेंटल ड्यूटीज में एक ड्यूटी जरूर आता है कि हम सरकार के साथ, सरकार के डिसीजन के साथ हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते रहना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे। अमेरिका, आपको पता है अमेरिकन मार्केट इस समय ठीक ठाक कर रही है। यूरोप मार्केट भी इस समय ठीक ठाक कर रही है, जो कि पूरे दिसंबर तक झोलझाल थी, क्या फरवरी तक झोलझाल थी, लेकिन मिड मार्च के बाद से यूरोप मार्केट भी बढ़िया कर रही है। ठीक है ना। चाइना के हाल भी, जब से इसने सोना खरीदा है तब से उसका भी सोना सोना ही हो रहा है, चाइना का भी। तो वहां की भी हालात ठीक है। लेकिन जो है ये चाइना वगैरह जो है ना, चाइना हुआ, रशिया हुआ, ये सब क्या है, वैल्यू पे मिल रही है।
तो डर ये है कि कहीं हमारे यहाँ से मतलब जो है लोग पैसा निकाल करके जाना ना शुरू कर दे। वैसे अभी तो ऐसा नहीं है। अभी क्या चल रहा है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है, ठीक है ना, यहाँ से वहां, वहां से वहां। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हर बार चलता है। जब मार्केट में पीक पर पहुंच जाती है तो आप देखिएगा कि मैं आपको अभी, चलो थोड़ा सा अब वही हो जाता है ना कि बातें जब निकल जाती हैं तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है वीडियो। तो अभी आप देखिए कि डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो रहा है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा क्या है, पेचीदा मसला है, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको मैं मोटा मोटी आपको समझाता हूँ। आप देखिए, आपका मिड कैप उठा लीजिए, ऑल टाइम हाई पर है। स्मॉल कैप उठा लीजिए, ऑल टाइम हाई पर है, ठीक है ना। तो बैंकिंग सेक्टर को उठा लीजिए, ऑल टाइम हाई पर है। तो इसी प्रकार से एफएमसीजी को उठा लीजिए, ऑल टाइम हाई पर है, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें आपकी सिंडोज क्रिएट हो रही है। ऑल टाइम हाई का मतलब ये मत सोचिएगा अभी उस पर भी, अब ये भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑल टाइम हाई का मतलब समझ लोगे कि काफी महंगा है, ठीक है ना। उसको भी मेरे को आगे नहीं बढ़ूंगा तो आपका फिर क्लियर नहीं होगा अगर आगे बढ़ जाऊंगा मैं। तो ये हो गया। उसके बाद में आपका एक आईटी सेक्टर जो है ना, वो अभी डाउन चल रहा है। लेकिन आपको अगर निफ्टी का हम पैमाना नापे, ठीक है, तो निफ्टी आपकी इस समय जो उसकी पी वैल्यू है वो 22-23 के आसपास चल रही है, ठीक है ना। 22-23 के आसपास निफ्टी की पी वैल्यू चल रही है। अब ये जब 30 से अबव जब तक नहीं जाएगी तब तक आप कैसे इसको ओवर वैल्यूड करोगे। मैं तो बोल रहा हूं इट्स ओके ओके है ये, ठीक है ना। और इलेक्शन के टाइम पर अब अगर इस पे हमें निफ्टी हमारा इस पी लेवल पर है, ठीक है ना, मैं तो 30 से अबव जब जाता है तब जाकर के सचेतता हूं, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, तो इसको आप करिएगा कि ऑल टाइम हाई के बावजूद भी आपकी जो अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक चीज से मैं आपको और समझाता हूं, क्योंकि अभी फिर आप लोगों का क्या है कि ज्यादा घुसूंगा तो आपका फिर सर दर्द हो जाएगा। तो मैं उसी लिहाज से करता हूं, क्योंकि जब आप लोग या तो जब जो कमेंट में कोई उस टाइप का सवाल पूछता है तब जाकर के उस लेवल की बात करता हूं, नहीं तो फिर आपको एक आइडियल रूप में समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको ये चीजें समझ में आए, ठीक है ना, क्योंकि हमें सबको लेकर के चलना है। दूसरा क्या होता है, वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है ना, वो इस समय काफी परेशान करे हुए है कई लोगों को है। अब वोलेटिलिटी इंडेक्स की मैं आपको बात बताऊं तो, क्योंकि अभी वोलेटिलिटी इंडेक्स को नहीं समझाऊंगा तो फिर क्या होगा, पी रेशियो वाला आपका क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। मैं क्यों बुलिश हूं मार्केट पर, इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या है कि वो एक दिन का है, डे बाय डे का है। वो इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होता, पैमाना नहीं होता है। वो खाली आपको डराया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपको डराया जाता है उन लोगों के द्वारा जो थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है कि वोलेटिलिटी इंडेक्स जो फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनके लिए होता है, हमारे लिए उसका कोई मतलब ही नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जैसे वोलेटिलिटी इंडेक्स 17 पर गया था 2019 में, ये 30 पर चला गया था वोलेटिलिटी इंडेक्स, जबकि सबको ये क्लियर था कि हाँ 300 सीटों के साथ बीजेपी आ रही है। अभी तो आपका 17 पर ही गया है, तो अभी तो इसको तो और बढ़ना चाहिए। तो वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ने का मतलब है कि लोगों में फियर हो रहा है। और आपको पता है वॉरेन बफेट साहब ने क्या कहा है, यहां पर उसको भी ले लीजिए। उन्होंने कहा है कि जब लोग फियर में हो तो आप ग्रीड में हो जाइए। तो जैसे 17 गया था, आज तो चलो ठीक है उस पे आ गया, 13 पर आ गया। अब एक दिन के अंदर देख लो, कल 17 पर था, आज 13 पर आ गया। तो वोलेटिलिटी इंडेक्स जब आपको बढ़ती है तो समझो लोग फियर में है, और फियर में तो उस समय आपको ग्रीड में हो जाना जरूरी होता है। अगला है चाइना इशू हो गया, उसके बाद में जियो पॉलिटिकल टेंशन देख लीजिए आप, रसिया यूक्रेन है, आपका सेम ही है, जहां थे वही है ना, कोई ऐसा तो है नहीं। उसके बाद में आपका इजराइल हमास देख लीजिए, इजराइल ईरान देख लीजिए, जहां था वही है। और पहले मैंने आपको बताया मार्केट कभी भी सेम रीजन से दो बार नहीं गिरती है, ठीक है। जो उस समय आ गया था थोड़ा सा आ गया था, दो बार आपको मौका मिल गया ईरान और इजराइल की वजह से, दूसरा आपको मौका मिल गया था जो सेबी ने टेस्ट करवाया था, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, एक्चुअली आपके भी जहन में आ रहा होगा कि जब इतनी सारी चीजें आपने ओके ओके बोल दिया तो फिर आखिर में ये क्यों हो रहा है। तो देखो यार, 1.5-2% की तो बात ही छोड़ो, अभी मुश्किल से 2% के आसपास ये गिरी है, और
ये फर्स्ट वीक बीत गया आपका, तो 4 महीने से जनवरी से लेकर के अभी तक कुछ किया नहीं है मार्केट। वही एटीएच 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 से टच कर रहे नीचे आ रहे, टच करे नीचे आ रहे, 22,800 से 22,200, आज 200 को ब्रेक कर दिया था, लेकिन क्या हुआ, संभाल लिया गया है। तो इसी पर ही आपकी झोलझाल कर रही। और ये झोलझाल वर्ड देखो, मैंने दिसंबर में ही आपको बता दिया था कि इस टाइप से इलेक्शन का सीन आएगा तो आपकी मार्केट झोलझाल करेगी। झोलझाल वर्ड देखिएगा अगर आप मेरी जो पुरानी वीडियो देखेंगे तो मैं बोल रहा था कि भी इलेक्शन का माहौल जब तक है तब तक आपका इसी पर ही मार्केट चले, क्योंकि कई सारे कोई भी ऐसी सिनेरियो मेरे को तो नहीं दिख रही है कि जिसकी वजह से हमारी मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाए। और 1.5-2% गिरना आम बात है। इस 4-6 महीने का जो रिटर्न आप जोड़ लो, 4 महीने का, 1 क्वार्टर का, जो भी आपका देना चाहिए था मार्केट ने, क्योंकि यार 2023 में काफी सारा, 2022 में मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया, 2023 में कोई भी दौरा नहीं है। मार्च 2023 के बाद से दिसंबर 2023 तक भर भर के रिटर्न दिया, ये भी बात आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके बाद में जनवरी से लेकर के अभी तक देखो यार, आप भी सोचो कि जब आप अगर रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तेज हो जाते हैं ना, तो उस समय आप थोड़ा सा ब्रीथ लेने के लिए तो थोड़ा सा चलते हैं ना, तो इस टाइप के सिनेरियोज आपके सामने आते हैं, ठीक है ना। तो वोलेटिलिटी इंडेक्स हो गया आपका, ये हो गया, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं कि आपकी गिरावट वगैरह हो गई, तो ये एक टाइप की मार्केट जो है उस समय क्या करती है, सांस लेती है, ठीक है। अब सवाल ये उठ रहा है इलेक्शन वाला, बाउंस बैक कब करेगा वो तो आपको बताना ही। तो अभी क्या है, एफआईआई जो सेल कर रही है वो कहीं ना कहीं उनको ये हो रहा है कि हाँ ये थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन मार्केट ने जो तेजी किया, जो गिरी नहीं है ना, अब तक कम से कम 10% आपकी मार्केट को गिर जाना चाहिए, 10% यबव आपकी मार्केट को गिर जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। और 10 से 12% गिरने के लिए भी आप तैयार रहिए, क्योंकि आम बात है 10-12% जो है ना गिरना, जब तक 20% से यबव नहीं जाता तब तक बियर में काउंट ही नहीं होता है। तो 10-12% क्या माना जाता है, नी जर्क माना जाता है, थोड़ा सा आपका वोलेटाइल माना जाता है। तो ये 2% 3% ये जो आपका गिर रहा है, ये कोई इतनी बड़ी गिरावट नहीं है, पहला। दूसरा का 4 महीने से आपका रिटर्न नहीं दिया मार्केट ने। अगर मैं 12% भी मान लेता हूं, 12% भी मैं मान लेता हूं, गिरावट के बाद से रिटर्न को छोड़ दीजिएगा कि मार्च के बाद में आपके फंड ने इतने दे दिया, उसने इतना दे दिया, उसको छोड़ दीजिएगा। जनवरी से लेकर के अभी तक का आप कैलकुलेट करेंगे तो मुश्किल से ना के बराबर आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं मान लिया 12% ही एवरेज मान लेता हूं, तो 4 महीने का कितना बन गया, टोटल 4 क्वार्टर होंगे, तो 3% ये हो गया, 2% की मार्केट आपकी गिर गई। तो 5 से 6% के बीच में आपको सस्ती मार्केट मिल रही है, और पी रेशियो आपका वैसे भी ज्यादा नहीं है। बेशक ऑल टाइम हाई पर मार्केट है, लेकिन क्या है, ओवर वैल्यूड, मेरे हिसाब से ओवर वैल्यूड नहीं है। बाइंग के लिए, बाइस्ट के लिहाज से जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बुरी नहीं है इस समय, ठीक है। अब रही बात की कम से कम अगर नहीं गिर रही, तो ये इंडिकेशन क्या आ रहा है, ये इंडिकेशन यही आ रहा है कि कम से कम जो सेम गवर्नमेंट है ना, ये सरकार आने की मोस्ट प्रोबेबली संभावनाएं हैं। ऐसा मार्केट ने पहले भी माना था, तब ऊपर जा रही थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, इनको डाउट हुआ तो मार्केट ने कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। अब भी अगर ये 10-12% नीचे नहीं जाती है तो मान करके चलिए कि यस, मेरी बात समझ रहे हैं, यस मार्केट ने मान लिया है, क्योंकि कई सारे दिग्गज हमारे आपसे बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग मार्केट में है, ठीक है ना। तो अभी उनकी हम बराबरी तो, मतलब मैं नहीं बोला उनकी बराबरी करो, लेकिन अपने आप को तो आप जानते हैं। और इतनी बड़ी मार्केट में भाई हम एक कंपनी के शेयर का जो है उसके हमारे पास क्या है, ना के बराबर है, डिसमल में भी नहीं है हम इतनी बड़ी मार्केट में। पॉइंट से भी मतलब जो उससे भी मतलब जो पॉइंट से भी न जाने, पॉइंट की भी उसमें मतलब जो नैनो पॉइंट में है, ठीक है। तो इतनी बड़ी मार्केट में बहुत बहुत स्मार्ट लोग हैं। अब वो ये तो पता लगा ही लेंगे, पता लगा लेंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर इस प्रकार से होता है तो वोलेटाइल रहेगी मार्केट अप टू इलेक्शन तक, ठीक है। अब इलेक्शन के बाद में सीन क्या क्रिएट होगा, फिर अमेरिका इसमें गेम खेलेगा। अब अमेरिका इसमें क्या गेम खेलेगा वो हम अगले सेशन में आपको जरूर बताएंगे, लेकिन वहां तक मार्केट वोलेटाइल है। उसके बाद में कितनी फॉल होती है, अगर वहां तक वोलेटाइल आती है तो कुछ पोजीशन हमने तब तक बनानी है,
अगर ठीक ठाक गवर्नमेंट आ जाती है, मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाता है, तो मार्केट वहां से बाउंस बैक कर जाएगी। अगर थोड़ा सा भी झोल झाल होता है तो 10-12% के लिए हमेशा हमने तैयार रहना है। यूएस फिर कितना क्या गेम करेगा आगे, वो यूएस का अलग कंसर्न हो जाएगा, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अभी इलेक्शन के बाद में इसके बाउंस बैक होने की प्रोबेबिलिटी है, अगर सही तरीके की गवर्नमेंट फॉर्म हो गई तो। क्लियर है? तो इसलिए आप लोगों को पैनिक नहीं होना है। अपना जो भी सेल जो भी आपका है अभी भी ऑल टाइम हाई के आसपास है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जिसको अगर ऐसा लग रहा है कि यस मैं नहीं सस्टेन कर पाऊंगा, मैं दिल का कमजोर हूं, देखो यार यहाँ पर मार्केट में ना, अगर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है या आप सोचते हो कि यस 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 मैं हमेशा कंटिन्यू प्रॉफिट में जाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं ओपन बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा मानो बुरा मानो ये बात सही है, लेकिन सही बताना हमारा काम है। आपको सही बात बताने की मैं कोशिश करता हूं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी लोगों को लग जाता है कि नहीं मैं जो वो सुनना चाहते हैं वो नहीं बोलता हूं, एक्चुअली नहीं बोलता हूं। तो अगर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल भी वो नहीं करना है, तो आप एफडी कर दो, आराम से अपना देखते रहो, इतने टाइम पर मेरा हो जाएगा, सुकून में रहोगे। इसमें आप रहोगे तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। स्मॉल कैप में लोगे और ज्यादा रिस्क होगा, मिड कैप में लोगे और ज्यादा रिस्क होगा, लार्ज कैप में लोगे और ज्यादा रिस्क होगा, फ्लेक्सी कैप में लोगे जो और कम रिस्क होगा। तो इस प्रकार से जो है ना, रिस्की सौदा तो है ही है, और वोलेटिलिटी को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको ये समझ में आ जाती है तो आप बेशक कितने भी रिटेल इन्वेस्टर हो, आपको कोई भी उसमें डरने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो कम से कम सब्सक्राइब करो, और उसके बाद में इसको ज्यादा से ज्यादा अगर आप इसको शेयर करते हो तो कम से कम और लोगों तक पहुंचेगा। जितने जो रिटेल इन्वेस्टर अगर वो पैनिक में ना आए, वो डट करके और उसके बाद में प्रॉफिट लेकर के जाए, तो उनका भी भला होगा, कोई इसमें दो राय नहीं। और फिर अगर उनका और आप सबका भला होता है तो ईश्वर मेरा भी भला करेगा, ठीक है ना। तो इस समय थोड़े थोड़े आप बाइस्ट बनिए, और उसके बाद में पैनिक मत होइए। जो आप इन्वेस्टर हैं अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखिए। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप अभी भी निकल सकते हैं। बस इसके साथ ही मैं आज के सेशन को क्लोज करता हूं। मिलते हैं सवेरे चाय की चर्चा पर, नहीं तो तरबूज के चर्चा पर, ठीक है।